रेफरीज चाहे इंग्लिश को या फिर स्पेनिश हो, मतलब अभी 2-3 दिन पहले मैं इंग्लिश रेफरीज को गाली दे रहा था। मैं ये कह रहा था कि यार लालिगा के रेफरीज बेटर हैं, लालिगा के रेफरीज बेटर डिसीजंस लेते हैं, थोड़े मैच्योर रहते हैं। बट भाई नहीं, लालिगा के रेफरीज भी कतई गांडू हैं। अब देखो यार, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि बारसा कल जो गेम हारी है रायो वैलेकानो के अगेंस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ उस एक डिसीजन जो गावी को ऑफसाइड दिया गया उसकी वजह से हार गए। हाँ, उस उस एक डिसीजन ने कहीं ना कहीं बार्सिलोना की एक होप, जो एक पॉइंट ले सकते थे, वो किल कर दी। बट बार्सिलोना कल अच्छा नहीं खेली। और आई थिंक कि आप जितने भी बारसा फैंस ये वीडियो देख रहे होंगे, वो इस बात से एग्री करेंगे कि 2-3 प्लेयर्स नहीं खेलते ना अगर स्टार्टिंग 11 में, तो बार्सिलोना की टीम टीम जैसी दिखती नहीं है बेसिकली। और इसमें मैं जावी को ब्लेम भी नहीं करूंगा, बिकॉज कम ऑन, आपको एक प्रॉपर सीजन नहीं मिला, आपको एक प्रॉपर विंडो नहीं मिली, जो समर विंडो होती है ना, जहां आप पूरा 2 महीने का आपको टाइम मिलता है अपने टारगेट, बल्कि 3 महीने का टाइम मिलता है टारगेट एसेस करने का, वर्क करने का, डील्स के ऊपर ज्यादा ऑप्शंस रहते हैं समर मार्केट में आपके पास प्लेयर्स लाने के। वो काम आपका विंटर विंडो में नहीं हो पाता। अब वही ओबामयांग जो अभी फायर कर रहे थे ऑन ऑल फ्रंट्स, इज नॉट स्कोरिंग फॉर बार्सिलोना रेगुलरली। अराहो कल ज्यादा कमिट कर रहा था, जिसकी वजह से एरिक गार्सिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा था। डेस्ट इज नॉट द प्लेयर जो कि आप राइट बैक पर देखना चाहते हो। आपकी लेफ्ट फ्लैंक वैसे ही इतनी वीक है फुल बैक एरियाज की। बहुत सारे एडिशंस की जरूरत है, क्योंकि पेड्री नहीं है। फ्रेंकी डियोंग को भी कल सब्स्टिट्यूट कर दिया, जिसकी वजह से बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे। फ्रेंकी डियोंग की न्यूज भी आ रही है, he might on his way out, he might be on his way out of Barcelona, जो कि मुझे नहीं लगता कि जावी जाने देगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बार्सिलोना का जो रन ऑफ फॉर्म चल रहा था, मुझे भी ये चीज समझ में आ रही थी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब बारसा क्रम्बल करेगी, उनका एक ब्रेकिंग पॉइंट आएगा ना। बार्सिलोना अपनी हिस्ट्री में शायद 2007-8 के बाद, शायद हाँ 7-8 के बाद पहली बार होगा जब 78 पॉइंट से बिलो फिनिश करेंगे वो सीजन। और लगातार 3 गेम हार गए हैं वो, लगातार 3 होम गेम हार गए हैं। आई मीन, विच इज शॉकिंग टू सी, बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अ क्लब लाइक बार्सिलोना। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं अब लीग पोजीशन की बात करूं, तो बारसा अगर 1 या 2 गेम और हारती है ना, तो काफी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं उनके लिए, टॉप 4 सिक्योर करने के लिए भी। मतलब मैं वही बंदा हूं जो कि अभी से 2 हफ्ते पहले बैठकर ये बोल रहा था कि यार कम ऑन, बार्सिलोना एक लेट टाइटल चार्ज कर सकती है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, और ऐसा वैसा। बट ये तो हुई बार्सिलोना की बात। आप करते हैं मैड्रिड की बात, क्योंकि मैड्रिड अगर अपना जो गेम है ड्रॉ कर लेती है, तो एटलेटिको मैड्रिड उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देगी। उनको सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए टाइटल सिक्योर करने के लिए। एंड विद दैट, यू नो मैड्रिड के ऑलरेडी 35 टाइटल्स हो जाएंगे, और कार्लो एंचेलोटी विल बिकम द फर्स्ट मैनेजर एवर टू कंप्लीट 5 लीग टाइटल्स इन द यूरोपियन टॉप 5 लीग। वो चेल्सी में जीते, वो बायर्न म्यूनिख के साथ जीते, वो एसी मिलान के साथ जीते हैं, वो पीएसजी के साथ जीते हैं, और अब वो जीत जाएंगे आपके रियल मैड्रिड के साथ। तो भाई साहब, एक पूरा सर्किल कवर कर लिया कार्लो एंचेलोटी ने। और जो लोग कार्लो को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, आई थिंक पीपल शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग हिम मोर, बिकॉज ही डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड। यहाँ पर एक जो डिफरेंस है ना अभी की बार्सिलोना टीम और अभी की मैड्रिड की टीम, कि मैड्रिड की टीम में बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बारसा की टीम में जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो टीम में थे नहीं पूरे के पूरे। आप देखो यार, जॉर्डी अल्बा आई नो काफी टाइम से खेल रहे हैं, बट पिके और जॉर्डी अल्बा के स्टेटस में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है ना, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आगे फ्रंट बारसा के पास कोई प्रॉपर नंबर 9 नहीं है बेंजेमा की तरह, जो कि इकलौते दम पे मैच दिखाने की काबिलियत रखता हो। मिडफील्ड उनकी काफी यंग है, और देखो पेड्री नहीं होता है, पेड्री भी काफी यंग है, बट पेड्री एक कंपोजर लेकर आता है, एक एनर्जी लेकर आता है। कल बारसा की टीम थकी हुई लग रही थी, और इस बारसा की टीम में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, कि कमबैक नहीं कर पाते। ये कमबैक करने में माहिर नहीं है। जहां एक तरफ मैड्रिड की टीम कंपोजर रखती है, चाहे आपने पीएसजी वाला गेम देखा हो, चाहे आपने चेल्सी वाला गेम देखा हो, बारसा ने 4-0 हराया था, ठीक है ना, मैड्रिड को। बारसा के सारे फैंस बहुत खुश थे, बारसा के सारे फैंस ने मैड्रिड को ट्रोल करना शुरू कर दिया था। बट सीजन के एंड में पता है, स्कोर लाइंस मैटर नहीं करती। सीजन के एंड में मैटर ये करता है कि आप कहाँ फिनिश कर रहे हो। एंड मैड्रिड विल बी फिनिशिंग अबव बार्सिलोना, एंड अबव एवरीवन एल्स, दे विल बी लिफ्टिंग द टाइटल, दे माइट इवन विन द यूसीएल। तो 4-0 की वो एक डिफीट उनके लिए इतने ज्यादा मायने नहीं रखेगी, हाँ। बट फॉर बार्सिलोना एंड फॉर जावी दैट विल बी अ वेरी बिग कॉन्फिडेंस बूस्टर,
कि उन्होंने मैड्रिड की उस टीम को हराया, वो भी उनके होम टर्फ पर, जिसने इतना आतंक मचा रखा था बाकी टीम्स के अगेंस्ट। वो एक पॉजिटिव है लेने को, लेकिन बारसा बोर्ड को जावी के साथ बैठकर ये चीज देखनी पड़ेगी कि उनको कौन सी साइनिंग्स चाहिए हैं, कौन सी नहीं चाहिए हैं। मिडफील्ड में देखो, इंक्लूजन होना चाहिए प्लेयर्स का, अप फ्रंट इंक्लूजन होना चाहिए प्रॉपर, बुली करने वाले नंबर 9 का। आपको दोनों फ्लैंक्स पर फुल बैक्स की जरूरत है, आपको एक सेंटर बैक भी चाहिए, बिकॉज पिके इज एजिंग, एरिक गार्सिया कैन नॉट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज एज दैट ऑफ पिके इज। और क्रिस्टेंसन आप लेकर आ रहे हो, बट क्रिस्टेंसन भी एक तरीके से एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर नहीं है, एक आउट एंड आउट साइनिंग नहीं होगी आपकी कि वो आपको आके बहुत ही ज्यादा अपग्रेड दे देगा उस सेंटर बैक डिपार्टमेंट में। वो भी एक देखने वाली बात है। मैड्रिड के केस में अब टोनी रूडिगर की जो न्यूज आई है, मैंने इस स्टोरी पे कवर नहीं किया था क्योंकि मतलब मुझे टाइम नहीं मिलता बेसिकली ऑफिस के काम की वजह से, लेकिन आज मैं बात करूंगा इस डील पे भी कि टोनी रूडिगर ने यूनाइटेड का 10 मिलियन पर वीक का सैलरी का जो ऑफर था, पर वीक का ऑफर कर रहा हूँ मैं, जो पागल हो गया, 10 मिलियन का जो ऑफर था ईयरली का, उन्होंने वो ठुकराया है। और वो उसका रीजन ये था कि वो चेल्सी के प्रति रिस्पेक्टफुल रहना चाहते थे छोड़ के जाने के बाद भी, जो कि बहुत अच्छी बात है। आज के टाइम में इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखता है, बट रूडिगर हैज ऑलवेज बीन प्रोफेशनल। यहाँ पर इकलौती टीम ऐसी जो कि पुश करती दिख रही है रूडिगर के केस में, और डील फाइनलाइज होती दिख रही है ऑलमोस्ट, हो ही जाएगा कुछ टाइम में कंफर्मेशन, क्योंकि रूडिगर नहीं चाहते थे कि वो 2 महीने तक अनसर्टेनिटी में रहे कि क्या होगा चेल्सी के साथ, कौन ओनर आएगा, और मैं तब उसके बाद अपना फ्यूचर डिसाइड करूंगा। Now, Rudiger joining Madrid will be a very big boost for that Madrid side, for that Madrid backline. क्योंकि देखो, Rudiger is a no nonsense defender. Rudiger had a wonderful game against Madrid, सबने देखा, and Rudiger has been one of the best player for Chelsea this season, and not just this season, last season भी, जब से टुकल आए हैं तब से he has been that key figure in the defense line. और Rudiger नहीं होते हैं तो चेल्सी की डिफेंस लाइन में वो एक कमजोरी दिखती है। मैड्रिड के पास एडर मिलिटाओ है, हु इज वेरी यंग। मैड्रिड के पास डेविड अलावा है, जिस जो यंग भी है, मतलब जो अपनी पीक पे है, और वो एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है ना। इंक्लूजन ऑफ रूडिगर विल प्रोवाइड अ डिफरेंट डायमेंशन टू दिस होल मैड्रिड लाइनअप। और देखो, अगर कार्लो एंचेलोटी रुकते हैं, जो कि उनको रुकना चाहिए यार, अगर आप यूसीएल अगर नहीं भी जीतते, अगर आप लीग जीत रहे हो, उसके बाद अगर आप कार्लो एंचेलोटी को सैक कर रहे हो, और अगर आप पोचेटिनो या फिर नागल्समैन अगर अवेलेबल हो जाता है, उसको लेकर आ रहे हो, तो आई थिंक अगर नागल्समैन आएगा तो उसको भी एकदम से सक्सेस नहीं मिलेगी, उसको भी साइनिंग चाहिए होंगी। और साइनिंग्स की बात कर रहा हूं, तो आई डोंट थिंक के कार्लो एंचेलोटी इतने कमजोर हैं कि वो रूडिगर और एम्बापे की साइनिंग मिलने के बाद अगले सीजन आकर यही किस्सा नहीं दोहरा पाएंगे। वो बिल्कुल दोहराएंगे, बिकॉज ही इज डॉन कार्लो भाई, ही इज वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर। हाँ ठीक है, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए उस तरीके से, जैसे आप पेप गार्डियोला को देख रहे हो, जैसे आप योगन क्लॉप को देख रहे हो, थॉमस ट्यूकल को देख रहे हो, इतने यंग मैनेजर्स जो उभरते हुए आ रहे हैं, उनके कंपैरिजन में कार्लो एंचेलोटी की फुटबॉल उतनी डायनेमिक नहीं है, बट इफेक्टिव है। इफेक्टिव होना जरूरी है, डायनेमिक होना जरूरी नहीं है। ये स्पोर्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो यहाँ पर आप अच्छी फुटबॉल खेलो, एक्साइटिंग फुटबॉल खेलो, या आप अपनी क्लासिक थ्योरी पे वर्क करते हुए अपनी फुटबॉल को ऑपरेट करो, और अगर आप ट्रॉफी जीत रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग मैड्रिड के लिए बोलते हैं अरे बोरिंग फुटबॉल है, काउंटर पे खेलते हैं, ये करते हैं, बट दे आर विनिंग द ट्रॉफीज मैन। हु गिव्स अ फ्लाइंग फक अबाउट इट? नो वन। At the end of the season they will be sitting with at least a title, you know because they are for sure the league winners. और यहाँ पर अगर वो यूसीएल जीत जाते हैं तो इट विल बी यूरोपियन डबल। कार्लो एंचेलोटी करियर में वो एक नया मुकाम होगा। नो, एम्बापे की डील पर बहुत ही एक यू टर्न सा होता दिख रहा है मुझे, क्योंकि आप देखो कि जो पीएसजी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक चीज बोल दी है कि एम्बापे को पता है कि हमें क्या है, हमें क्या चाहिए उससे, और एम्बापे को ये भी दिख रहा है कि हमें क्या प्रोजेक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं। मैड्रिड पिछले 1 साल से यही चीज लगातार रिपीट कर रही है कि दे आर वेरी क्लोज टू साइनिंग एम्बापे, दे आर वेरी क्लोज टू साइनिंग एम्बापे, बट इस वक्त पे कोई क्लोजनेस नहीं है इस तरह की, और कोई भी कंफर्मेशन दे पाना अभी इस वक्त पे बिल्कुल वो नहीं होगा, और मैड्रिड मुंह की भी खा सकती है। देखो यार, फुटबॉलिंग वर्ल्ड में ना सिनेरियोस चेंज होते देर नहीं लगती। विनियाल्डम वाज ऑन हिज वे टू बार्सिलोना, ठीक है ना। हजार्ड की साइनिंग जब हुई थी, तो उस टाइम सबको लग रहा था कि हजार्ड विल बी अ क्रूशियल प्लेयर, बट विनियाल्डम चला गया पीएसजी। नो वन न्यू के मेसी जाएगा पीएसजी, नो वन न्यू के यूसीएल जीतने के बाद रोनाल्डो चला जाएगा मैड्रिड छोड़ के। तो यही सारी बातें हैं, और एम्बापे के केस में भी अभी ये चीज हमें देखनी होगी कि क्या एम्बापे अभी करंट प्रोजेक्ट को लीव करके, क्योंकि न्यूज ये भी आ रही है कि पोचेटिनो जा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पोचेटिनो के साथ भी ऐसा कुछ खासा वो नहीं है रिलेशन,
पीएसजी बोर्ड का, और वो भी बेटर ऑप्शंस को देख रहे हैं। तो वो भी एक सिनेरियो बन सकता है। पोचेटिनो अगर जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है मैड्रिड उनकी तरफ भी देखेगी, अगर कार्लो एंचेलोटी उनको सही नहीं लगते आगे जाने सीजन के लिए। बट क्या एम्बापे वाकई में मैड्रिड 100% आने को तैयार है? क्योंकि एम्बापे के कोई भी स्टेटमेंट मुझे ऐसे नहीं दिखे हैं अभी तक जहां एम्बापे ने क्लियर कट बोल दिया हो कि भाई नहीं, आई विल बी देयर। एम्बापे भी कह रहा है मुझे टाइम चाहिए, मैं एसेस कर रहा हूँ सिचुएशन और ये और वो। तो भाई देखो, ऐसा है कि मैड्रिड फैंस को भी अपनी होप्स थोड़ी सी कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप श्योर शॉट बना के बैठे हो मन के एम्बापे आ ही जाएगा, और अगर वो नहीं आया तो बहुत गंदा वाला हार्ट ब्रेक होगा भाई, वो झेलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर अर्लिंग हालैंड के केस में भी मैन सिटी ने ऑलमोस्ट टर्म्स एग्री कर लिए हैं। यहाँ मैन सिटी टाइटल के लिए पुश कर रही है। कल लिवरपूल ने अपना मैच जीत लिया एवर्टन के लिए, तो उनके ऊपर भी अलग सा प्रेशर है। वहीं दूसरी तरफ वो गेब्रियल हीजेस को आर्सेनल भेजना चाह रहे हैं। मतलब आर्सेनल इंटरेस्टेड इन साइनिंग गेब्रियल हीजेस। हीजेस ने अपने पिछले गेम में 4 गोल स्कोर कर दिए भाई, रौंद दिया पकड़ के वॉटफोर्ड को। अब इस केस में जब आपके पास अर्लिंग हालैंड आ रहा है, तो आपको मिडफील्ड भी अपग्रेड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका फर्नांडिनो जा रहा है। तो मैन सिटी भी ना डेक्लन राइस के पीछे पड़ी हुई है। जैसे यूनाइटेड एक ऐसा क्लब है जो कि काफी टाइम से डेक्लन राइस को लाना चाह रहे हैं, वहीं थॉमस टूकल ने भी कल स्टेटमेंट दिया जब डेक्लन राइस के बारे में कि आपका क्या ख्याल है थॉमस, आपको क्या लगता है कि डेक्लन राइस किस तरह का प्लेयर? तो उन्होंने बोला ही इज वंडरफुल प्लेयर, आई हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड हिज स्टाइल ऑफ प्ले, और मुझे काफी पसंद है वो। तो एक तरीके से चेल्सी भी रेस में है, बिकॉज एवरीवन नो के डेक्लन राइस इज अ बॉयहुड चेल्सी फैन, तो वो एक ऑप्शन रहेगा। मैन सिटी इज द टीम दैट यू वुड वांट टू बी पार्ट ऑफ, क्योंकि गार्डियोला के अंडर दे आर अ विनिंग मशीन। तो डेक्लन राइस को ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने 3 लगातार कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्स ठुकरा दिए वेस्ट हैम के, तो वो मैन सिटी जा सकते हैं। नाउ यू हैव अ प्रोजेक्ट दैट इज अंडर डेवलपमेंट, क्योंकि अब शुरू होगा प्रोजेक्ट अंडर एरिक टेन हैग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो 3 ऑप्शन हो जाएंगे डेक्लन राइस के पास। मैं डेक्लन राइस हूं, तो मैं ऑब्वियस सी बात है यार, हर कोई अपना करियर एकदम से अब आगे बढ़ता देखना चाहेगा। वो वेस्ट हैम में जो हो रहा है वही यूनाइटेड में आके अगर देखेगा तो थोड़ा सही नहीं रहेगा। इफ आई एम डेक्लन राइस आई वुड गो फॉर मैन सिटी। बट क्या मैं एक ऐसा प्लेयर बनना चाहता हूं जो कि मैं यूनाइटेड की टीम में आकर वो कर दूं एकदम से, एक करता धरता बन जाऊं उस मिडफील्ड का? तो वो भी एक सही ऑप्शन है। क्या मैं चेल्सी की नई ओनरशिप के अंडर थॉमस टूकल को वो स्टेबिलिटी देने को तैयार हूं जो वो चाहते हैं अपनी मिडफील्ड में? बिकॉज कांटे इज एजिंग इन, कांटे का परफॉर्मेंस हर गेम के साथ डिटेरियोरेट होता दिख रहा है। जॉर्जिनो का भी इस सीजन का परफॉर्मेंस कुछ इतना खास नहीं रहा है। अभी उन्होंने पिछले गेम में पेनल्टी मिस कर दी है। तो वो सिर्फ पेनल्टी वाली बात नहीं है, उस सीजन वो जिस तरीके से लास्ट सीजन परफॉर्म कर रहे थे, यूरोस के बाद आके उन्होंने वो लेवल का परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर करके दिखाई है हमें। तो देखो यार, मैं यही कहूंगा कि बारसा फैंस, दिस वाज अ रियलिटी चेक, एंड सबको पता है कि ये टीम अभी इस काबिल नहीं है कि वो लंबे अंतराल तक एक ही लेवल की परफॉर्मेंस दे पाए, क्योंकि अपग्रेड बहुत जरूरी है। मैड्रिड फैंस, कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू ऑन दिस टाइटल विनिंग सीजन दैट यू हैव डिलीवर्ड, और आप थरली डिजर्व करते हो। 4-0 की डिफीट कोई मायने नहीं रखती भाई, अगर सीजन के एंड में तुम एक ट्रॉफी लिए बैठे हो। अगर हम लिवरपूल को हरा भी देते, लिवरपूल वालों को फर्क नहीं पड़ता, हमें पड़ता क्योंकि हमने लिवरपूल को हराया है। बट लिवरपूल को फर्क नहीं पड़ता अगर वो इस सीजन ट्रॉफीज जीत लेंगे सारी, क्योंकि भाई वो ट्रॉफी जीत के खत्म कर रहे हैं अपना सीजन। बट लिवरपूल ने हमें रौंद भी दिया और वो ट्रॉफीज भी जीत ही गए हैं ऑलमोस्ट। उन्होंने करबाओ तो जीत ही लिया है। आगे देखते हैं एफए कप वगैरह में क्या होगा। तो भाई ये बेंटर चलता रहना चाहिए, बट बेंटर के साथ हमेशा रियलिटी में रहो कि एक टीम अगर हार रही है तो आपकी टीम का आने वाला वक्त आपने देखा नहीं, हो सकता है उससे बुरा हो सकता है। तो हमेशा हमें फ्यूचर में नहीं बल्कि प्रेजेंट में जीना चाहिए, और प्रेजेंट को इस तरीके से जियो कि अगर फ्यूचर में जाकर, जैसे मैंने बोल दी थी ना एक लाइन, रोनाल्डो आया था कि भाई हम टाइटल जीत जाएंगे और नहीं जीते तो हम मेरे मुंह पे जूता मार देना। तो वो ओवर एम्बिशियस होके हमें बड़बोला नहीं बनना है, ठीक है ना? और ये कोर्स ऑफ दी यूट्यूब जर्नी मैंने सीखा है, और एज अ फैन, सिर्फ यूट्यूब जर्नी नहीं, एज अ फैन भी सीखा है मैंने कि हमें रियलिस्टिक रहना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर हिट करिएगा, बिकॉज यार जब तक आप बेल आइकन हिट नहीं करोगे तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा, बिकॉज एल्गोरिदम में बहुत हेल्प करता है। ऑल्सो हमारा जो अब चार लपाटों का इकलौता चैनल बन चुका है, चार लपाटे, उसको जाकर जरूर चेकआउट करिए। हमने दिल्ली का व्लॉग डाला है अपना पहला वीडियो, उसको जाकर एंजॉय करिए, बताइए कमेंट्स में आपको कैसा लगा। एंड keep supporting us, keep supporting Char Lapates, and bhai, lots of love to you. Thanks to the wonderful support that we have got and the love that we have received bhai throughout our YouTube journey. Thank you so much for that.